चलिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका सीए इंटर आईपीसीसी का अकाउंट्स। ठीक है, एक चैप्टर है आपका इंटर में चैप्टर नंबर 5 और आईपीसीसी में है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीआई। ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो चैप्टर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा है, सिंपल है, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो यहाँ पे जैसे चैप्टर का नाम है उससे पता चलेगा आपको ये चैप्टर जो है ना टोटल 3 वर्ड से मिलके बना है। तो तीनों वर्ड को आप समझ लो तो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ड आपका जो है दैट इज़ योर प्रॉफिट और लॉस। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉफिट की, या लॉस भी हो सकता है, इनकेस लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस की हम बात करने वाले हैं। सेकंड आपका है प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हो गया, कौन सा होगा वो, प्री का होगा या पोस्ट का होगा। तो सर कैसे हम बांटेंगे किसको, प्री या पोस्ट को, तो आपको थर्ड वर्ड समझना पड़ेगा उसके लिए, दैट इज योर इनकॉर्पोरेशन। थर्ड वर्ड क्या आता, इनकॉर्पोरेशन। सुना सुनाया वर्ड लगता है, यस सर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपनीज एक्ट में। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो जो भी हो, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि कंपनी का हुआ है इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के बाद तो हमेशा प्रॉफिट होता ही है, तो कोई नई बात नहीं है, वो तो हमको समझ में आता है। बट यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को हमको देखना है कि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का जो प्रॉफिट है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आपको बता दूँ प्रॉफिट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्योंकि प्रॉफिट की बात करते हैं उसके अंदर लॉस भी इंक्लूड ही है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक होता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। अंडरस्टूड। जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है रिकरिंग नेचर का, वो आपका पी&एल में शो होता है, राइट। आपने जो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी दिखा होगा पी&एल में, दैट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल, यस, नेट प्रॉफिट। ओके, कौन सा प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, रिकरिंग नेचर का होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है अपना। एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है, ये हमेशा पार्ट होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर बोला था प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट भी है एंड लॉस भी है, तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर रेवेन्यू प्रॉफिट है तो कहाँ पे आएगा, पी&एल में आएगा, बिकॉज दैट इज़ अ रिकरिंग नेचर, जो हमेशा होता रहता है इसके लिए। बट जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो हमेशा नहीं होता है, बहुत कम, रेयरली होता है, इसके लिए हम उसे कहाँ लेते हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं। आपने बचपन में यानी फाउंडेशन में पढ़ा था कंपनी का कंपनी से अकाउंट, बराबर है, तो उसमें पढ़ा होगा शेयर फॉरफीचर करता है, तो जो प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इन केस अगर प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में, अगर लॉस है तो हमको उसको ट्रांसफर करना है गुडविल में। ठीक है, अब क्यों होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो ये आपका प्रॉफिट की बात हो गई। तो फर्स्ट वर्ड था, हमने उसको समझ लिया, प्रॉफिट और लॉस कि सर एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, राइट। अब यहाँ पे हमको बात करनी है इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी की। तो अब ये समझिए चैप्टर क्यों आया। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये पता होना जरूरी है कि जो प्रॉफिट हुआ वो कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग अलग होगी, मतलब एक पी&एल में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा, तो ऑब्वियसली हमको जानना जरूरी है। तो अब कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। तो हमने बचपन से यही तो पढ़ा है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे दिखा है, पी&एल में दिखा है, राइट। तो सर इसमें है क्या नया, तो यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले भी प्रॉफिट हुआ है, मतलब कंपनी बनी नहीं है फिर भी प्रॉफिट हो गया। क्या ये पॉसिबल है, आंसर इज यस, पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दो फ्रेंड थे, एक था मिस्टर गोलू और एक था मिस्टर मोलू। ठीक है, दोनों की थी पार्टनरशिप। दोनों की क्या थी, पार्टनरशिप थी। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप थी और ये बेचे थे पानी पूरी, तो गोलू मोलू क्या बेचते थे, पानी पूरी का बिजनेस था इनका। ठीक है,
अब हुआ ये कि ये पानी पूरी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा होने लग गया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, क्यों ना इसको अपन एक नया नाम दें, हम इसको एक कंपनी बनाएं। तो गोलू मोलू ने ये डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंपनी में। तो अब ये बताओ क्या कंपनी खुद बना सकते हैं? नहीं, वो गए सीए के पास या सीएस के पास। तो यहाँ पे ये अपना सीएस भैया है, ठीक है, इनके पास गए, बोले कि हमको कंपनी बनाने की है। क्या फॉर्म करने की है? कंपनी फॉर्म करने की है, कंपनी बनाने की है, तो आप बना के दे दो, ठीक है। तो अब क्या, अब ये सीन है कि मान लो इन लोगों ने जो पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट किया था वो किया था 1 जनवरी 2018 को, सपोज करो ये था इसका बिजनेस का, ठीक है। अब हुआ ये कि ये गए इसके पास, सीए ने बोला ठीक है सर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया आज से अपन क्या करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, कंपनी बनाएंगे। जो कंपनी बनाएंगे तो कंपनी का फॉर्म जो था वो इन्होंने दे दिया इसको। जब फॉर्म दिया तो कंपनी क्या हाथों हाथ बन जाएगी क्या? क्या इनकॉर्पोरेशन उसी डे पे हो जाता है क्या? नहीं, इंडिया है बेटा, टाइम लगता है, ठीक है। आजकल तो फिर भी ऑनलाइन का ज़माना है। आज से पहले जब आरओसी के पास था तो आपको एमओए वगैरह दूसरे फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, तो उस टाइम तो काफ़ी टाइम लग जाता था कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। कई बार तो इवन आपका नाम भी रिजेक्ट होता है कंपनी का, दूसरी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने दे तो दिया सीए को, बट सीए भैया ने बोला कंपनी हाथों हाथ तो बनेगी नहीं, कंपनी बनने में टाइम लगेगा। तो सीए भैया ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस शुरू कर लिया यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो प्रोसेस था, इनकॉर्पोरेशन का, वो इन्होंने क्या किया, शुरू कर लिया। और फाइनली 1 अप्रैल 18 को कंपनी बन गई। कंपनी कब बनी? 1 अप्रैल 2018 को। अब बताओ क्या है, गोलू मोलू जब ये सी के पास 1 जनवरी को गए थे और कंपनी 1 अप्रैल को फॉर्म हुई, तो क्या 3 महीने खाली बैठे रहेंगे क्या? कि नहीं भैया अपनी तो कंपनी बन रही है तो हम कैसे पार्टनरशिप फर्म पे नाम कर सकते हैं, ठीक है, क्या करें, खाली बैठे रहे? ऐसा कुछ धंधा नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। हाँ, कोई भी कस्टमर आएगा तो नहीं भाई पानी पूरी नहीं देंगे, अपनी कंपनी बन रही है, कंपनी बने तब आना, पॉसिबल तो है ही नहीं। इलॉजिकल सर बात कर रहे हो आप, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन लोगों ने अपना बिजनेस कंटिन्यू किया, जबकि रियल में ये बताओ कि कंपनी कब बनी है? कंपनी तो बनी है सर अभी 1 अप्रैल 18 को, ठीक है। तो उसके बाद तो प्रॉफिट हो रहा है, वो तो समझ में आता है, बट इस पीरियड में भी तो इन्होंने बिजनेस किया है, इस पीरियड में भी तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। इस पीरियड में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है इन 3 मंथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस। अंडरस्टूड? यानी कि आपने जब कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन किया होगा, ठीक है, या मान लो कोई बंदा है जिसने किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब टेक ओवर तो कर लिया बट उसको कंपनी फॉर्म करनी है उसकी, तो कंपनी हाथों तो बनेगी नहीं, और वो उतने टाइम तक के लिए वेट भी नहीं कर सकता। तो क्या करता है, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है। तो अपना बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, बट कंपनी फॉर्म कुछ टाइम के बाद होगी, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के बाद। एक बार कंपनी फॉर्म हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गई, तो बात अलग है। इनकॉर्पोरेशन होते ही कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो जो आपका होगा पोस्ट प्रॉफिट होगा। बट इनकॉर्पोरेशन से पहले भी तो कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि लीगली फॉर्म में कंपनी कब यहाँ पे आई है, 1 अप्रैल 2018 को, बट यहाँ पे ऑलरेडी 3 मंथ का प्रॉफिट तो कमाया उसने। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इसी को अपन को समझने का है। अब होगा क्या, जब ये भैया जब मान लो अपना फाइनल अकाउंट बना रहा है, ठीक है, तो एक अकाउंटेंट रखा हुआ था इसने, तो उसको थोड़ी पता है कब क्या हुआ। इन लोगों ने क्या किया, सारा ट्रांजेक्शन का डेटा दे दिया। उसने क्या किया, पूरा का पूरा मर्ज एक बना लिया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 18 तक का पूरा इसने एंट्री यूँ का यूँ कर लिया। मतलब पूरे साल के जो खर्चे होते हैं सब उसने पूरे यूँ के अकाउंटेंट ने लिख दिए। अब आप तो सी हो, आपको तो पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो 2 तरह से होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो होगा वो तो कौन सा होगा बताइए, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख ही नहीं सकते, और भाई ने तो सारी चीज़ें लिख दी है इसी में। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को बांटना पड़ेगा। इनमें से कितना प्री वाला खर्चा है, कितना पोस्ट वाला है, कितना प्री वाला रेवेन्यू है, कितना पोस्ट वाला रेवेन्यू है।
तो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, एक रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का है, और जिसको अपन दो पार्ट में बांटेंगे, एक प्री वाला पार्ट, एक पोस्ट वाला पार्ट। प्री वाला इज योर कैपिटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो भी आपका लॉस है तो चला जाएगा, और पोस्ट वाला जो होगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो पूरा चैप्टर बस इसी बेस पे है कि आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसमें सब चीज़ों को बांटना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो ये आपका है PPI, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको बांटना है। अब जरूर नहीं पार्टनरशिप फर्म पहले होगी, हो सकता है, मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, इस चैप्टर में बेसिकली कोई रनिंग बिजनेस है, कोई बिजनेस है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, उस बिजनेसमैन को देखा तो मैंने बोला अरे भैया इधर आओ, आपका बिजनेस मुझे बेच दो। तो बोला ठीक है सर ले लो, कितना पैसा, मैंने बोला इतना पैसा, वो डील डन हो गई, मैंने उसका बिजनेस ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिजनेस को मुझे कंपनी फॉर्म करने का है। मैंने बोला आपका बिजनेस लेके मैं कंपनी बनाऊंगा, तो मैंने उसका बिजनेस तो ले तो लिया, बट कंपनी फॉर्म में टाइम लगेगा, तो मैं बिजनेस को तो रन तो करता ही रहूँगा ना, कंटिन्यू, स्टॉप नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस बिजनेस को लेके रन करता हूँ, बट कंपनी मेरी 3 मंथ या 4 मंथ के बाद बन रही है। इन केस क्या होगा, जो पहले वाला प्रॉफिट हुआ दैट्स कॉल्ड प्री, और जो बाद वाला होगा उसे हम बोलेंगे पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है बस। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अकाउंटेंट को ये सब मालूम नहीं होते। क्या आपको आज से पहले ऐसा मालूम था क्या? नहीं। क्यों बताइए? क्योंकि आपने तो सीए अभी कर रहे हो ना, अब पढ़ रहे हो, तो सेम अकाउंटेंट ने तो सीए की नहीं है, उसको तो कुछ आइडिया है नहीं कि प्री और पोस्ट में बांटना होता है। तो उस भैया ने क्या किया, सब चीज़ों को साथ में कंबाइंड टोटल लिख दिया, बट आपको पता है अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस की जो इनकम और एक्सपेंस है उनको आप अलग अलग बांटोगे प्री एंड पोस्ट में। बस यही पूरे चैप्टर में आपको करना है, ठीक है। चलो जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, ओके, कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन सब दे रखा है। अब यहाँ पे बांटना है, तो बांटेंगे कैसे, तो उसके लिए अपने को कुछ चीज़ें दिखना पड़ेगा। अब क्या क्या है वो चीज़ें, जरा सुनो। समझते हैं कि हम प्री एंड पोस्ट में बांटेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है, एक्चुअली पूरे चैप्टर में बस वही है कि कैसे आप प्री एंड पोस्ट में बांटोगे। तो कुछ तो बेस चाहिए अपने को कि प्री एंड पोस्ट में कैसे बांटा जाए। तो उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें। बांटने के लिए बेस क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक होता है टाइम रेशियो, ठीक है, यानी कि आप टाइम के हिसाब से बांट सकते हो। अब अगर समझिए कि टाइम कैसे निकालोगे, टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे, तो जब भी पीपीआई चैप्टर की बात आएगी तो आप समझिए कि क्या होगा कि कोई ना कोई रनिंग बिजनेस होगा, उसी को लिया होगा या उसी को कन्वर्ट किया होगा। अंडरस्टूड। कोई कभी भी नया इनकॉर्पोरेशन यानी कोई नई कंपनी जो पहले कभी थी ही नहीं या किसी बिजनेस को लिया ही नहीं, उसकी हम बात नहीं करते, तो उसको कभी प्री में हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा होगा, या तो उसको टेक ओवर किया होगा या फिर उसको इनकॉर्पोरेट किया होगा, कन्वर्ट किया होगा जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें बिजनेस टेक ओवर की, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो दिन होगी जिस दिन अपन ने टेक ओवर किया, जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में गोलू मोलू में था 1 जनवरी 2018, जिसे उन्होंने सोचा कि मुझे कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो टेक ओवर या कन्वर्जन का जब भी उन्होंने लिया डिसीजन, वो वाला हो गया। वहाँ से लेकर एक होता है इनकॉर्पोरेशन का डेट, कि जब उनका इनकॉर्पोरेशन हो गया, यानी सर्टिफिकेट आ गया भाई आपकी कंपनी बन चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन, वो वाला डेट, ठीक है। और वहाँ से लेकर आपका जब आप साल ख़त्म हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे ईयर एंड, ठीक है। तो जिस दिन आपका साल ख़त्म होगा वो वाला। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2018 को मान लो टेक ओवर किया, इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2018 को हुआ। अगर मान लो ईयर एंड में बोलता हूँ तो मान लो 31 दिसंबर 2018 को होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप जैन से लेकर 1 अप्रैल, जैन फेब और मार्च 3 मंथ का टाइम होता है। अब आप सोचें सर अप्रैल क्यों नहीं लिया, बेटा 1 अप्रैल है तो एक दिन छोड़ दो आप, नॉर्मली कितना मंथ हो गया, 3 मंथ का। और बाकी वाला जो पोस्ट वाला है वो कितना हो गया, 9 मंथ। अब बताओ कॉर्पोरेशन तो यहाँ पे हुआ ना, ये वाला यहाँ पे डेट पे कॉर्पोरेशन हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम कॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट बोलेंगे और इसे कॉर्पोरेशन का बाद का बोलेंगे, तो इसे हम प्री पीरियड बोलेंगे, इसे पोस्ट पीरियड बोलेंगे। तो ये जो रेशियो आया 3:9, या मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ 1:3, ये जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम रेशियो। क्या बोलते हैं, टाइम रेशियो। अंडरस्टूड। इस तरह से ये आपका टाइम रेशियो होगा।
इसी तरह एक होता है सेल्स रेशियो। अब सेल्स रेशियो में क्या होता है, सेम टाइम रेशियो में तो आपने नॉर्मल टाइम लिया ना, इतने मंथ हो गए। सेल्स रेशियो में उस पीरियड की सेल्स लेते हैं, यानी डेट ऑफ टेकन ओवर से लेकर डेट ऑफ कमेंसमेंट तक का जो सेल्स होगा दैट इज कॉल्ड प्री वाला सेल्स, और डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेकर डेट ऑफ ईयर एंड तक जो सेल्स होगा उसे बोलेंगे पोस्ट वाला सेल्स। क्या बोलेंगे उसे? पोस्ट वाला सेल्स। तो ये जो सेल्स होगा ये प्री वाला हो गया, और इसके बाद वाला जो सेल्स किया है बाद के मंथ में उसे पोस्ट वाला बोल दिया। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कि प्री में इन्होंने 1 लाख रुपीज़ का सेल किया था, ठीक है, गोलू मोलू ने, और पोस्ट में 8 लाख का कर लिया। मंथ मत लेना, यहाँ पे मंथ टाइम में लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट लेते हैं रुपीज़ में सेल्स। तो ये रेशियो जो हुआ वो दैट इज़ 1:8, ठीक है। तो ये दो रेशियो आपने समझ लिए, एक होता है टाइम रेशियो और एक होता है सेल्स रेशियो। अब हम बांटेंगे कैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब जरा सुनिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो जो आपके फिक्स खर्चे हैं, चलो फिक्स से पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हमेशा प्री में ही हुई होगी। तो आई एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या इनकम, जो भी आपकी बात कर रहे हो वो मैं कर रहा हूँ ओनली किससे रिलेटेड की? प्रायर पीरियड मतलब इनकॉर्पोरेशन होने से पहले। देखिए पहले कंपनी तो थी नहीं, पहले क्या था, या तो इंडिविजुअल का बिजनेस होगा या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, दोनों में से जो भी होगा उसको कंपनी में कन्वर्ट किया या टेक ओवर किया, उसको बनाया। तो हम बात करें प्री में क्या था, इंडिविजुअल था या पार्टनरशिप फर्म था। तो ऐसे खर्चे या ऐसे इनकम या ऐसे एक्सपेंस जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, उससे ही रिलेटेड, उससे मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म से या इंडिविजुअल से रिलेटेड है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बताइए कंपनी में तो ड्राइंग का इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टनर तो है ही नहीं, अब तो शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो ये चीज़ तो हमेशा पहले की होगी ना, तो वो फिक्स हो गया भाई किससे रिलेटेड है, प्रायर पीरियड से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये हो गया। पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इस तरह से ये जो चीज़ें है ना वो फिक्स है, किसके रिलेटेड है, प्रायर पीरियड से रिलेटेड है। जो सिर्फ कंपनी में पॉसिबल ही नहीं है, वो या तो इंडिविजुअल के हाथ में पॉसिबल है या पार्टनरशिप फर्म के हाथ में पॉसिबल है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो वो प्रायर पीरियड में मतलब वो तो फिक्स है, वो किस में आएगा, प्रायर पीरियड से रिलेटेड है तो उससे प्रायर पीरियड में ही आएगा। उसके बाद आपके ऐसे इनकम या एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड है, पोस्ट पीरियड से। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे इनकम या एक्सपेंस की बात करूँ जो पोस्ट में ही पॉसिबल है, जैसे डायरेक्टर की सैलरी, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओके, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये किससे रिलेटेड होती है, ओनली ऑन पोस्ट, यानी कंपनी से रिलेटेड होती है ना चीज़ें, तो वो तो पोस्ट में आएगी। जो पहले कभी थी नहीं, पॉसिबल ही नहीं थी, जैसे डायरेक्टर तो कंपनी में ही होता है तो पॉसिबल ही नहीं था। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कंपनी में ही होता है तो पहले पॉसिबल ही नहीं था, तो सीधा पोस्ट में जाएगा। अंडरस्टूड। तो भैया ये जो चीज़ें हैं ये सीधे प्री वाले में जाएंगे,
ये वाली जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगे। तो डायरेक्ट वाली चीज़ें होगी भाई, डायरेक्ट प्री या पोस्ट से रिलेटेड है। अब बिजनेस में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वो जो है ना अमाउंट फिक्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे फिक्स्ड इनकम या एक्सपेंस जो फिक्स है, तो उनको अपने को अब सर ये क्या होता है इनकम, फिक्स इनकम या एक्सपेंस, जैसे बेटा सैलरी पे करनी है अपने को महीने वाइज टाइम वाइज, ठीक है। चाहे सेल्स बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट, ओके, सैलरी होगी, रेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अंडरस्टूड। ये सब चीज़ें जो है, वॉचमैन का सैलरी हो गया, दूसरे खर्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये क्या होती है, फिक्स होती है अपनी, मतलब सेल्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे इनका 1 रुपया भी फर्क नहीं पड़ता। सपोज कोई कंपनी है, उसका वॉचमैन है, कंपनी का सेल 1 लाख रुपीज़ था ये साल में, तो वॉचमैन का सैलरी 1000 था। कंपनी का सेल 1 करोड़ हो गया, तो क्या वॉचमैन का सैलरी भी 1 करोड़ बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमको समझना है कि सेल्स का इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये जो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम या एक्सपेंसेस, जो टाइम के हिसाब से होती है, इसको अपने को बांटना है टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटना अपने को? टाइम रेशियो में, जो अभी हमने सीखा ऊपर, उस हिसाब से। अब कुछ ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सर जो डिपेंड करती है सेल्स के ऊपर, ठीक है। जैसे सेल्समैन का कमीशन, जैसे सेल्समैन का कमीशन है ना, वो डिपेंड करता है आपका सेल्स कितना होगा। सपोज को 1 लाख का सेल्स हुआ, 10% कमीशन है, तो 1 लाख का 10% 10,000, 1 करोड़ हो गया, तो फिर उसका कमीशन भी उसी हिसाब से रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये जो ऐसे बोलते हैं वेरिएबल इनकम और एक्सपेंस, तो जैसे इसमें एग्जांपल आपका आ गया, कमीशन टू सेल्समैन, बैड डेब्ट्स, ऑब्वियसली ज़्यादा सेल्स होता है बैड डेब्ट्स होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद और क्या आता है जरा बताइए? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सीधा का सीधा आता है इसके ऊपर, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो क्या करती है, डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? अपना इनके ऊपर क्या बोलते हैं इसे, वेरिएबल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो जब ऑब्वियसली सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको अपने को बांटने का है सेल्स रेशियो में, ठीक है। तो हमने देखा कुछ चीज़ें तो प्री से होगी तो प्री में आएगी, कुछ चीज़ें पोस्ट में होगी तो पोस्ट में आएगी। बाकी जो बच गई ना, वो या तो फिक्स होगी या वेरिएबल होगी। फिक्स है तो टाइम रेशियो में, अगर वेरिएबल है डिपेंड ऑन सेल्स, तो फिर आपको किस में लेने का है, बताइए किस में लेने का है? सेल्स के रेशियो में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली दे दे, ये भी पॉसिबल है। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, यानी कि आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा कि भैया ये जो है ना आपको डायरेक्ट करने का है, इसके हिसाब से बांटने का, ये करने का है, ठीक है। तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पर्टिकुलर चीज़ लिंक इससे है, तो आपको उसी रेशियो में बांटने का है। सपोज चलो जैसे मान लो सैलरी है, बट वो क्वेश्चन में बोलते हैं ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी डिपेंड करती है सेल्स के ऊपर, तो फिर आपको सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो जो दे रखा है डायरेक्ट, तो हमको फिर डायरेक्ट ही ले लेने का है, ठीक है। तो जो रेशियो या जो बेस दे रखा है, उस बेस को यूज़ करके अपने को करने का है। तो पॉसिबल ये जो चीज़ें हैं, इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, सारी आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, कैसे अपन प्री एंड पोस्ट में बांटेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा सर पीपीआई में कैसे अपन प्री एंड पोस्ट में आइटम को बांटेंगे। तो ये आपका आईसीआई का मॉड्यूल दे रखा है,
अब सुनो कि क्या होगा, आपके पास ट्रेडिंग होगा, आपके पास P&L होगा, पर मैंने बोला आपको प्रॉफिट एंड लॉस को ही बांटने का, ठीक है, मतलब P&L स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा रिवाइज। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ट्रेडिंग की सारी आइटम जो होती है ना किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना उसी को क्या करेंगे अपन बांट लेंगे, किसके रेशियो में, सेल्स के रेशियो में। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट को आपको किसके रेशियो में बांट देने का है, सेल्स के रेशियो में। याद रखना जीपी को हमेशा किस पे बांटना है, सेल्स के रेशियो में। लेकिन अगर सेल्स का रेशियो नहीं दे रखा है, इन दिस केस अपन क्या कर सकते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांट सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडरस्टूड? अगर सेल्स रेशियो नहीं है तो हम किस में बांट सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में जीपी को बांट सकते हैं। तो देखिए आईसीआई का ये दे रखा है बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट। तो यहाँ पे देखिए जीपी की बात की है तो बोला सेल्स रेशियो में बांटिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वही है। अगर वो नहीं तो अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांट सकते हैं, और वो भी नहीं है, सब नहीं होता तो फाइनली अपन टाइम रेशियो के हिसाब से बांट दो, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंस जो होते हैं वो सेल्स रेशियो में बढ़ेंगे। अब ये सब एग्जांपल दे रखे हैं वेरिएबल के क्या क्या होते हैं, जैसे कैरेज होता है, ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कमीशन, ट्रैवलिंग एजेंट का, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन। तो आप ये पूरा नोट डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिक्स चार्जेस जो होते हैं वो टाइम रेशियो में, जैसे सैलरी, ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी होता है, टेलीफोन टेलीग्राम का, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, इवन मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब चीज़ें हैं। अब ये बोलता है कुछ चीज़ें जो है ना पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होता है, प्री से रिलेटेड होती है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पार्टनर सैलरी, वो सब प्री से रिलेटेड डायरेक्ट प्री में डाल दो। कुछ जो होती है वो पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड होती है, पोस्ट पीरियड से, जैसे डायरेक्टर का फीस, रेम्यूनरेशन, प्रीमियम एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये सब चीज़ें कंपनी ही पॉसिबल है कंपनी के लिए करना, तो वो डायरेक्ट पोस्ट आ जाएगी। अंडरस्टूड? अब कुछ चीज़ें होती है जो कॉमन हो सकती है, ऑडिट फीस, जैसे ऑडिट फीस जो होती है ना आपका ऑन कंपनीज ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी की ऑडिट हो रही है, ऐसा लिखा है कंपनी के ऑडिटर की फीस है, तो सीधा का सीधा पोस्ट में डालो। अदरवाइज अगर टैक्स ऑडिट है, कौन सा है, टैक्स ऑडिट है, तो ये बोलता है आपको किस रेशियो में बांटने का है, टर्नओवर के रेशियो पे बांटने का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है तो आपको किस रेशियो में बांटना है, टर्नओवर के रेशियो में बांटना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पीसी टू वेंडर जब आप दे रहे हो तो फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्री वाला अकाउंट होगा, पता ही है, सीधी बात है। और बाद वाला आपका पोस्ट वाला होगा, मतलब इसको मैं टाइम रेशियो बोल सकता हूँ, सिंपल। अंडरस्टूड? चलो, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ गई चीज़ें बहुत सारी। तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। अंडरस्टूड? आगे चलिए फिर। तो अब क्या करते हैं अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, बट उससे पहले एक और थियोरी वाला पार्ट है, छोटा सा देख लेते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे। सर पोस्ट वाला तो सिंपल था ना बेटा, पीएनएल में चला गया। प्री वाले की बात करते हैं। प्री वाला अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, और लॉस हुआ है तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं गुडविल में। तो अगर प्री में प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व, प्री में लॉस हो तो गुडविल, पोस्ट का तो हमेशा P&L। अब सर वो कैपिटल रिजर्व जो मेरे पास आया, क्या मैं उसको ऐसे हमेशा लाइफ टाइम पड़ा रहेगा? मैंने बोला नहीं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास गुडविल पड़ी है उसको राइट अप करना है तो कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पड़े तो उसको राइट अप कर सकते हो, राइटिंग डाउन ऑन द ओवर वैल्यू रिसर्च किए तो उसको राइट डाउन कर सकते हो, बोनस शेयर भी इशू कर सकते हो, और एंड पेइंग अप पार्टली पेड अप शेयर्स, उनको भी कर सकते हो। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बोनस शेयर इशू करना है तो क्या मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ? यस, आंसर इज यस। और अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो क्या फुल्ली पेड में कर सकता हूँ? आंसर इज यस। ओके, चलिए जी। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन स्टार्ट। अभी हम इलस्ट्रेशन 1 से पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है वो देख लेते हैं, राइट। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एग्जांपल आपको दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। लायन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011, ठीक है। तो ये जो डेट है दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, राइट गाइस। तो इनकॉर्पोरेशन का डेट मिल गया, कब है? 1 अगस्त 2011 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसेज हैप्पी विथ असेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ टेकन ओवर, ठीक है। तो आपने कब बिजनेस का लिया? 1 अप्रैल को, बट आपका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ?
दैट इज 1 अगस्त 2011 को द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2012। ईयर एंड कब हो रहा है बेटा तेरा? तो डेट ऑफ ईयर एंड दैट इज 31 मार्च 2012। ठीक है, चलिए इतना है। तो अगर मैं इसमें टाइम रेशियो मुझे निकालना है, तो इससे पहले हम देख चुके कि टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था टाइम रेशियो के लिए हमेशा आपको चाहिए कि किस दिन मैंने बिजनेस को लिया, तो टेकन ओवर जिस दिन लिया वहाँ से लेकर कब इनकॉर्पोरेशन हुआ आपका, वहाँ से लेकर फाइनली ईयर एंड। तो ऐसा आपको डायग्राम बनाने का है। अब टेकन ओवर कब किया है सर? 1 अप्रैल को मैंने टेक ओवर किया, राइट, 1 अप्रैल 11 को। इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो हुआ है सर 1 अगस्त 2011 को। ईयर एंड जो मेरा है वो है 31 मार्च 2012। तो आप ये देख सकते हो क्वेश्चन में दे रखा सारी चीज़ें, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब करना क्या है आपको, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड बताइए। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, राइट। फिर अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का, तो दैट इज 9 मंथ, सॉरी 8 मंथ, 8 मंथ्स। ठीक है, तो रेशियो हो गया 4:8 और मैं इसको बोल सकता हूँ 1:2। सो टाइम रेशियो इज 1:2। ठीक है गाइस, तो आपको अपना टाइम रेशियो मिल गया, दैट इज 1:2। आगे चलते हैं, व्हाट अबाउट सेल्स। चलिए नीचे दे रखा है पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा नहीं था, आप पढ़ेंगे अपन। द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ फॉर द ईयर 11-12 वॉज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको अमाउंट मैंने दे रखा है। तो मैंने बोला था या तो आपको अमाउंट दे रखा होगा, इस पीरियड का सेल्स इतना, इसका इतना है, तो आप अमाउंट में निकाल सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होगा आपको कि अमाउंट्स ना देख के वो कुछ बोलेगा कि इसका डबल है, ट्रिपल है, ऐसा कुछ बोलेगा। उस केस में क्या करना आपको, एक सिंपल सी चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसा कभी भी जब भी सेल्स रेशियो के बारे में बोलेगा तो वो टाइम रेशियो तो फिक्स है, उसमें कुछ करने का टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वो तो टाइम वाइज होता है, बट सेल्स रेशियो में कभी ना कभी घुमाएगा आपको। आप क्या करना, यहाँ पे मंथ लिख देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको मंथ लिखने हैं, जितने भी मंथ है आपको। ठीक है, तो आपने लिख दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट। उसके बाद अगस्त आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, देन जैन, फेब एंड मार्च। इस तरह से मैंने क्या किया, 12 मंथ पूरे लिख दिया। ठीक है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर होगा वो पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल आपका ज़्यादा भी हो सकता है। आपको पता होगा जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कुछ केस में मोर देन 12 मंथ भी हो सकता है उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर। तो उस टाइम पे जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका उतना टाइम आपको लिख देने का है मंथ वाइज। अब इसने क्या बोला जरा सुनिए, ये क्या बोलता है क्वेश्चन पे आइए। ये बोल रहा है आपको कि सर एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट 4 मंथ मतलब दिस यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीने की वो बात कर रहा है, इन 4 महीने की बात कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन 4 महीने की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, 4 महीने में द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर 11-12 वॉज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईच ऑफ रिमेनिंग 8 मंथ्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि भैया बाद के जो मंथ है ना उसके कंपैरिजन में स्टार्टिंग के 4 मंथ का जो है वो डबल है सेल्स। तो मैं अगर ऐसा मानता हूँ कि बाद की जो मंथ है उसका सेल्स 1 है, 1 ठीक है, ये बाद का है, तो स्टार्टिंग के 4 मंथ का डबल होगा। तो मैं 1 उसको अगर 1 कंपैरिजन किया तो मैं इनको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को 1 कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग के 4 मंथ यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई डबल है,
उनको 2-2 ले लिया। तो देखो अब क्या कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला वो सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही, वो चेक करो। तो यस सर, अप्रैल मई जून जुलाई डबल है और उसके बाद की जो मंथ है 8 मंथ्स वो क्या है, सिंगल है। बस ऐसा आपको लिख देने का, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिए कि जो मंथ डबल सिंगल ट्रिपल जो भी बोल रखा है वैसा आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद अब रेशियो कैसे बांटोगे वो समझो। ये तो आप जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा, बट अब इसको रेशियो में कैसे बांटना है। अब ये बताइए इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, सर इनकॉर्पोरेशन इधर हुआ है अगस्त में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाले पीरियड को अलग ले लेता हूँ और ये वाले को अलग ले लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्री वाला पीरियड, दैट इज कॉल्ड पोस्ट वाला पीरियड, राइट। तो प्री वाले का टोटल बताइए कितना होता है, सर प्री वाले का टोटल होता है 8 और पोस्ट वाले का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है गाइस। सो देख रहे सकते हो आप कि 8:8 आया, यानी प्री का भी 8 है पोस्ट का भी 8 है। तो रेशियो इज 1:1, ठीक है। 8:8 मतलब 1:1 हुआ कि नहीं हुआ, तो सेल्स रेशियो इज 1:1, ठीक है। आप क्या करना, जब भी एग्जाम में ऐसा आएगा ना तो आप ऐसा मंथ वाइज पहले लिख दीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पहले कभी भी ये बॉक्स मत बनाना, पहले मत बनाओ, बाद में बनाओ। सबसे पहले क्या करना, आप मंथ लिख दीजिए जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपका, अप्रैल से लेकर मार्च या जैन से लेकर मार्च कभी हो सकता है, या कभी जैन से लेकर दिसंबर हो सकता है, जैसा भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से वैसा आप पूरा मंथ लिख दीजिए। उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या बोला है, डबल ट्रिपल क्या बोला है वो सब उस हिसाब से आप 1 2 जो भी मैंने बोला वैसा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बनाइए कि प्री वाला पीरियड का बॉक्स और पोस्ट वाले पीरियड का बॉक्स, फिर टोटल कीजिए। तो अगर ऐसे आप चलोगे ना तो कभी लाइफ में गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कभी कभी घुमा देती है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो एक आपको अच्छी प्लस पॉइंट थी कि जो 2 2 2 दिख रहा है ना वो सब प्री वाला ही था और बाकी पोस्ट वाला था। अगर ये क्वेश्चन ऐसा बोलता कि सर सितंबर से डबल होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते, इसके लिए मैंने बोला वैसा आप कीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाएगी। चलिए, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल जो दे रखा है आपके ICI के मॉड्यूल में। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अभी हम चलेंगे इलस्ट्रेशन 1 पे, ठीक है गाइस। तो इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 1। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011। कभी इनकॉर्पोरेशन हुआ बेटा बताओ, सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1 अगस्त 2011। इट हैड acquired a running business of Rama and Company with effect from April 1st 2011। कब से उन्होंने लिया है बिजनेस, सर अप्रैल से। तो अप्रैल में जून जुलाई दैट इज कॉल्ड प्री वाला पीरियड, और अगस्त से लेकर लास्ट वाला जब ईयर एंड होगा तब का पोस्ट वाला पीरियड। ड्यूरिंग द ईयर 11-12 द टोटल सेल्स वर 36 लाख। टोटल सेल्स बेटा कितना है, 36 लाख का। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। ये क्या बोल रहा है कि भैया फर्स्ट हाफ ईयर में स्टार्टिंग के 6 मंथ में तुम्हारा सेल्स आधा रहेगा, किसके कंपैरिजन में, जो बाद वाला सेल्स है उसके बारे में, ठीक है। इसको हम वापस देखते हैं आगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹2 लाख वॉज वर्क आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये एक्सपेंस करने के बाद कितना 2 लाख, ठीक है। एनीवेज हमको तो पूरा करना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज 1,23,000, डायरेक्टर फीस इज 50,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 एंड इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 2011 ₹5,000। प्लीज ascertain the pre-incorporation post-incorporation profit for the year ended 31 मार्च 2012। तो यहाँ पे देखिए ईयर एंड कब हो रहा है तुम्हारा 31 मार्च 2012, ठीक है गाइस। तो इस तरह से अपने को कुछ रेशियो निकालने होंगे सबसे पहले, तो अपन क्या कहते हैं वो रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहले अपने को चाहिए टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है, सर जिस दिन बिजनेस लिया एक्वायर्ड किया तो डेट ऑफ टेकन ओवर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, टेकन ओवर कब हुआ, टेकन ओवर या एक्वायर्ड कब किया बिजनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सर बिजनेस जो लिया ना वो लिया 1 अप्रैल 11 को, वहाँ से लेकर
सर कमेंसमेंट यानी कि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? एनीवेज कमेंसमेंट वर्ड अलग होता है और इनकॉर्पोरेशन अलग होता है। हमको हमेशा लेना है इनकॉर्पोरेशन। कभी कमेंसमेंट दे रखा हुआ क्वेश्चन में तो उसको मत लेना, वो तो कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? इनकॉर्पोरेशन से मतलब है। तो इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो हुआ है 1 अगस्त 2011 एंड फाइनली ईयर एंड तुम्हारा कब हो रहा है? तो सर ईयर एंड जो हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2012। तो दैट पीरियड इस प्री वाला, ये वाला कॉल्ड प्री और ये वाला कॉल्ड पोस्ट। तो देखिए कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना और ये 8 महीना। सो रेशियो इज 4:8 और आई कैन से 1:2। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेशियो क्या हो गया? 1:2, दैट इज टाइम रेशियो। अब चलते हैं सेल्स रेशियो पे। मैंने बोला था सेल्स रेशियो में अगर डबल ट्रिपल ऐसा कुछ बोल रखा है आपको क्या करने का है? आपको बड़ा सिंपल सा चीज़ करने का है, वो है जितने मंथ है वैसे लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है, मैंने बोला आपको सबसे पहले मंथ लिखिए, मंथ लिख दिया। देन आपको क्या करना है वो सुनिए। उसके बाद जो आपको करना है वो करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे और क्या बोला है, फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। वो बोला है पहले 6 महीने में आपको आधा मिलेगा, किसका? जो बाद में होगा उसका। तो मैं ऐसा बोलूँ क्या कि पहले आधा मिलेगा, तो बेटा इसको आधा 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 कर लो, हाफ 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 हाफ। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको 0.5 भी बोल सकता हूँ, समझने के लिए बेटर रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 0.5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5 0.5 0.5 और 0.5। किसका आधा? ये पिछले वाले 6 महीने का। तो पहले 6 महीना, कभी भी देखो यहाँ पे मैंने ध्यान से किया 6 महीने। हाँ, अगर आपने 4 पे कर ली तो गड़बड़ हो गई। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर देखो। तो उसने बोला 6 मंथ में जो है ना, स्टार्टिंग हाफ ईयर सितंबर तक, वो किसका हाफ है? लेटर वाले का। तो इसका मतलब अक्टूबर में पूरा 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 पूरा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है। तो आपने क्या किया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया 6 मंथ, वहाँ तक ले लिया। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, वो पूरा हो गया। अंडरस्टूड? क्या यही क्वेश्चन में जो बोला था उसका मतलब होता है कि लेटर हाफ ईयर में जो तुम्हारा है, यहाँ से देखिए ये 6 मंथ, लेटर हाफ ईयर के 6 मंथ। ठीक है, तो ये देखिए लेटर हाफ मंथ यानी अक्टूबर से लेकर जैन फेब मार्च। ठीक है, ये 6 मंथ दिख रहे हैं। क्या ये 6 मंथ पूरा है और आगे वाला यानी अप्रैल से सितंबर आधा है, हाफ है? यस। तो क्वेश्चन के हिसाब से बराबर हो गया। तो मैंने ये कर लिया। अभी तक मैंने इसको प्री एंड पोस्ट में बांटा नहीं है। प्री एंड पोस्ट में हमेशा बाद में बांटो, लास्ट में। अब मैं बांटूंगा इसको प्री एंड पोस्ट में जब मुझे सब कुछ मिल रहा है मेरे यहाँ पे। अब बताओ प्री वाला पीरियड का बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो प्री वाले पीरियड का बॉक्स बनाओ। तो सर प्री वाला पीरियड का बॉक्स क्या होगा? तो मैंने बोला इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये प्री वाला हो गया और ये वाला कौन सा हो गया? पोस्ट वाला। डन। तो ऐसे प्री एंड पोस्ट का बॉक्स बना दो आप। अब देखिए टोटल कीजिए कितना होता है। तो प्री वाला जो टोटल है वो आ गया 2 और इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये बताइए रेशियो क्या हो गया? सो सेल्स रेशियो इज 2:7। क्या रेशियो हो गया आपका? 2:7। अंडरस्टूड? तो आप सेल्स रेशियो जब निकालोगे तो क्या आएगा? 2:7। तो चीज़ों को 2:7 के हिसाब से बांटने का है। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको ये चीज़ करने की है। जब भी सेल्स रेशियो के बारे में आएगा तब आपको ऐसे करने का है। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट। हमको उससे फिलहाल तो मतलब नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना। स्टेटमेंट शुरू करूँगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी। अभी यहाँ पे साल है 31 मार्च 2012। तो यहाँ पे कभी भी स्टेटमेंट बनेगा, अकाउंट नहीं बनेगा। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है
showing pre and post incorporation profit, ठीक है, for the year ended 31st March 2012। इस तरह से आपने लिख दिया। अब क्या करना आपको, सबसे पहले फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, आप लिख दीजिए कि कौन सी आइटम क्या होगी। देन यहाँ पे उसका टोटल लिख दीजिए, कितना अमाउंट है टोटल, राइट। उसके बाद किस बेस पे आप बांटोगे, यानी कौन से रेशियो पे बांटोगे वो लिख दीजिए, बेसिस अपने लिए ईजी रहेगा। फिर यहाँ पे लीजिए प्री वाला एक कॉलम और फिर एक लीजिए पोस्ट वाला कॉलम, अंडरस्टूड। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट बना लीजिए और फिर अपन क्या करेंगे, इसको बांटना शुरू कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला आपको जीपी बांटने का है। इस क्वेश्चन में जीपी दे नहीं रखा बट निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आई डोंट नो, अभी कितना है फिलहाल पता नहीं है, तो मैं इसको कुछ बांटता नहीं हूँ। फ्यूचर में जब भी बांटूंगा सेल्स रेशियो के हिसाब से बांट दूंगा, तो जीपी मुझे मालूम नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद जीपी में से क्या होता है, अगर कुछ इनकम है तो ऐड होगी और एक्सपेंस तो माइनस होगा। क्या मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इनकम दिख रही है क्या, तो आंसर इज नो सर, कोई भी इनकम यहाँ पे नहीं है। तो अब मुझे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें से लेस करूँगा जो भी एक्सपेंसेस है वो वाले। देखिए क्या क्या एक्सपेंस दे रखा है। तो फर्स्ट वन इज योर डेप्रीशिएशन, राइट। डेप्रीशिएशन बांटना है बेटा। डेप्रीशिएशन कौन से रेट पे बढ़ता है, फिक्स होता है, तो टाइम रेशियो के हिसाब से। तो मैंने बोला डेप्रीशिएशन टोटल जो दे रखा है मुझे, दैट इज 1,23,000, ये बाय जाएगा आपका टाइम रेशियो। अब टाइम रेशियो आपको पता है, कैलसी उठाइए और शुरू हो जाइए। टाइम रेशियो जो आपका है दैट इज़ 1:2, तो टाइम रेशियो में बांट दीजिए 1,23,000 को 1:2 में। तो मैंने कैलसी उठाया 1,23,000 डिवाइड बाय 3, 41,000 इज प्री वाला एंड 82,000 इज पोस्ट वाला। अंडरस्टूड। जीपी अभी खाली है, उसको बाद में अपन करेंगे, तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, तो अपन बाद में करते हैं। अब डेप्रिसिएशन को मैंने इस हिसाब से बांटा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद देखिए क्या आइटम है, डेप्रिसिएशन के बाद है डायरेक्टर फीस। बताइए डायरेक्टर फीस कौन से रेशियो में बटेगी, फंस गए ना। डायरेक्टर फीस पता है, मैंने कुछ आइटम बोली थी जो प्री की होती है और पर्टिकुलर पोस्ट की होती है। डायरेक्टर जो का वो ऑब्वियसली कंपनी में होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, पोस्ट में। मैंने आपको बेसिस निकालने का कुछ आइडिया बताया था स्टार्टिंग में, तो आप वो देख लीजिए, पता चल जाएगा। कुछ प्री की होती है, कुछ पोस्ट की होती है, कुछ टाइम पे होगी, कुछ सेल्स पे होगी, और कुछ क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 50,000 इज़ योर डायरेक्टर फीस। तो 50,000 टोटल है। इसको मुझे सीधा पोस्ट में लेने का है, बांटने का नहीं है, तो सीधा का सीधा पोस्ट में डाल दिया। इस तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो वो भी पोस्ट में आएगा, पता है आपको। 12,000, यस सर 12,000 पोस्ट, 12,000 राइट। देन ऑफिस एक्सपेंसेस ऑब्वियसली टाइम रेशियो पे, यानी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जेरोक्स की चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें, ठीक है। सेल्स बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी जो चीज़ें एक पेज पर वो ज़्यादा पे आ जाएगी, ठीक है, तो वो सेम ही रहती है। तो टाइम रेशियो के हिसाब से अपन बांट सकते हैं इनको। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, ठीक है। तो 78,000 आपका है। 78 को काम कीजिए, बांटिए कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो के हिसाब से। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ अभी। तो 78,000 डिवाइड बाय 3, 26,000 इज प्री का, 52,000 पोस्ट का, ठीक है जी। तो ये आपका ऑफिस एक्सपेंस भी हो गया। उसके बाद क्या आता जाएगा, देखिए सेलिंग एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली सेल्स पे जाएगा 72,000 का। सेल्स रेशियो, ऐसा मतलब सेल्स रेशियो तो आपका 2:7, तो 72,000 को 2:7 में बांटिए।
तो 72,000 डिवाइड बाय 7 + 2 = 9 ना, तो डिवाइड बाय 9 इंटू 2 इस प्री वाला, तो 72,000 एग्जाम्पल सी 72,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 16,000 इस प्री का, 72,000 डिवाइड बाय 72,000 डिवाइड प्लस से चल नहीं रहा है, 72,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 7 दैट इज़ 56,000। ठीक है, तो चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 16 और 56 का रेशियो निकालिए क्या 7:2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेलिंग एक्सपेंस हो गया। देन आपको दे रखा है एंड इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 2011 दैट इज 5,000। अब ये देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है, इंटरेस्ट टू वेंडर। ठीक है, ये इंटरेस्ट टू वेंडर जब भी आप निकालो ना तो हमेशा रुक जाना और सोच समझ के लिखना। इंटरेस्ट टू वेंडर मतलब भैया जो जिससे अपन ने बिजनेस लिया ना उसको पेमेंट करना था, तो हमने वो पेमेंट लेट किया तो उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने रनिंग बिजनेस लिया है तो सामने वाले बंदे को कुछ देना पड़ेगा पीसी। अब जो भी आप अमाउंट दे रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो अपना खर्चा हो गया, इसके लिए P&L में आएगा। अब सर प्री या पोस्ट का, अब सुनना, प्री एंड पोस्ट मतलब किसका हम मानेंगे, अमाउंट देख लेते थे। अमाउंट इज 5,000। ये बताइए 5,000 जो है कितने महीने का है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए जो 5,000 है कितने महीने का है ये बताइए। तो सर अगस्त तक 31 अगस्त को हमने पे किया। आपने बिजनेस कब लिया, तब से शुरू होगा, तो बिजनेस लिया अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, अगस्त 31 तो पूरा मंथ ले लीजिए, टोटल 5 मंथ का इंटरेस्ट है। तो अगर 5,000 जो है मेरा वो 5,000 जो मेरा है वो कितने मंथ का है, 5 मंथ का। इसको मैं लिख देता हूँ बेसिस एज पर क्वेश्चन। ठीक है, अपने लिए लिखना है एज पर क्वेश्चन, आपको समझ में जल्दी आएगा। या फिर मैं इसको रेशियो में बांटूँ तो कितना मंथ होता है बताइए। सर स्टार्टिंग का आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, देखिए इसको अपन वर्किंग कर लेते हैं, जो इंटरेस्ट आपने पे किया, ठीक है, यहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से और 31 अगस्त को मैंने उसको पे कर लिया, तो टोटल जो मंथ है वो ये है 5 मंथ। ठीक है, बताइए इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, तो सर इनकॉर्पोरेशन इधर हुआ है 1 अगस्त 2011 को, ये इनकॉर्पोरेशन हुआ, बराबर है यहाँ तक। तो ये कितना पीरियड हो गया सर, ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। तो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, तो इसको तो मुझे काउंट करना नहीं है अगस्त को, तो सीधा सीधा मैं काउंट कर लेता हूँ, दैट इज़ अ 4 मंथ। कितना आपको लेने का है, 4 मंथ। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 4 मंथ हो गया और ये 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद एंड तक मत जाना। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं 31 मार्च तक चले जाते हैं। क्यों जाते हो भैया, जब 31 अगस्त को ख़त्म हो गया तो मार्च में क्यों जाने का। तो यहाँ पे देखिए 4:1 हो गया, तो आपका जो रेशियो हो गया दैट इज़ 4:1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4:1 का रेशियो, बराबर है। तो 5,000 5 मंथ का है टोटल, तो 4 महीने के लिए 4,000 और पिछले वाले के लिए 1,000। अंडरस्टूड, मैंने बोला था क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया जो आप पे कर रहे हो ना वो कब तक का इंटरेस्ट है, 31 अगस्त तक का। अंडरस्टूड, और मैं इसको पर्टिकुलर प्री में नहीं डाल सकता ना पर्टिकुलर पोस्ट में डाल सकता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो अगस्त तक लग रहा है ना, इसकी वजह से। तो ये आपका जी हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझा तो कमेंट करके बता सकते हो, हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट टू वेंडर भी हो गया, डन, यहाँ तक ख़त्म। चलो जी बढ़िया। अब क्या होगा, आपको बांटना पड़ेगा और कोई एक्सपेंस है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा टोटल होगा अपना, ठीक है। अब जो टोटल होगा ग्रॉस प्रॉफिट में से सब लेस करोगे तो तुम्हारा जो एंड में बचेगा वो बचेगा नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जीपी दे रखा है, जीपी में से नहीं दे रखा है, लाएंगे अपन। जीपी में से सारे एक्सपेंस माइनस तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। अब जरा सुनो, क्या नेट प्रॉफिट आपको एग्जाम में यानी क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर इज यस। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट, 2 लाख, ये गिवन है। तो 2 लाख नेट प्रॉफिट दे रखा है और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास है, तो क्या मैं जीपी नहीं निकाल सकता। रिवर्स कैलकुलेशन सिंगल एंट्री में भी हमने पढ़ा था और दूसरी में भी बहुत सारी जगह देखा है। नॉर्मल सा साइंस है भाई, ये एक चीज़ दे रखी है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है तो जीपी निकाल सकते हैं। तो रिवर्स चलिए, 2 प्लस कीजिए, प्लस 5,000 प्लस 72,000 प्लस 78,000 प्लस 12,000
प्लस 50,000 एंड अगेन 1,23,000 दैट इज 5,40,000। तो जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, अब उसको हटा दीजिए, अब उसी का आंसर आ गया 5,40,000। ऐसे रिवर्स चले, ठीक है, रिवर्स चले अपन तो कितना आ गया आपका आंसर 5,40,000। अंडरस्टूड। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये जो निकला है दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, रिवर्स कैलकुलेशन करके। अब 5,40,000 आ गया। अब क्या ये इसको बांट सकते हैं? ये सर सेल्स रेशियो पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेल्स रेशियो पे बांट दीजिए। सेल्स रेशियो इज 2:7, यानी कि 5,40,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 दैट इज 1,20,000 प्री का जीपी है, और 5,40,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 7 दैट इज 4,20,000 इस पोस्ट का जीपी। अब क्या कीजिए, यहाँ पे सबका जीपी आपको दे रखा है 1,20,000 प्री का, उसमें से माइनस कर लीजिए चीज़िए, तो 1,20,000 माइनस 41,000 माइनस 26,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000 दैट इज 33,000। 33,000 प्री का आ गया। 4,20,000 माइनस 82,000 माइनस 50,000 माइनस 12,000 माइनस 52,000 माइनस 56,000 माइनस 1,000 दैट इज 1,67,000। क्रॉस टैली कीजिए, क्या दोनों मिलकर 2 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। इसका मतलब आपने जो किया वो बराबर किया है, बराबर है। तो इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। एग्जाम में इसको लिखना मत, सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपने लिए। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। बोले समझ में आया ये वाला कैसे अपन ने निकाला? तो मैं बोल सकता हूँ प्री वाला इज 33,000। बेटा प्री वाला कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट है या लॉस है? सर प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पोस्ट वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफर होगा आपका बैलेंस शीट में, इसके लिए हमने इसको बांटा है। तो ये देखिए ऐसे का आंसर आपको दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 33, 1,67 ये बोल दिया इसने यहाँ पे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और बाकी 1,67 प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये सेल्स रेशियो निकाला, ये टाइम रेशियो, ये जीपी कैसे निकाला है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। और ICAI में आपको अगर प्रेजेंटेशन ऐसा करना तो भी चलेगा, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा मैंने किया है, कोई इशू नहीं है, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं करते, ठीक है। चलो इसने बोला प्री एंड पोस्ट में बांटिए, तो हमने प्री एंड पोस्ट में बांट दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, और अब हम चलेंगे आगे, दैट इज़ योर इलस्ट्रेशन नंबर बेटा 2, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए